हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती हैं। अगर नहीं आती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पर एक फिगर बनाया हुआ है और ये फिगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप बनाते थे, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कंसीडरेशन था वहां पर आपका? वहां पे कंसीडरेशन था कि आप एक फ्रेम लेते थे एस फ्रेम, तो मैंने भी एक एस फ्रेम लिया है, दूसरा एस डैश फ्रेम लिया है। बस बेसिक डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपको इतना समझना है। तो वो 1-2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले से बता देता हूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक बेसिक सा फर्क है। क्या कि गैलीलियन ने क्या बोला था कि x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, जो फर्स्ट इक्वेशन आती थी, क्योंकि गैलीलियन में आप क्या करते थे, आप x डैश निकालते थे, y डैश निकालते थे, z डैश निकालते थे और t डैश निकालते थे। 4 इक्वेशंस आती थी, उन्हीं को बोलते थे आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ पर भी सेम करना है, बट लॉरेंज का सोचना कुछ और था, गैलीलियन का सोचना कुछ और था, ठीक है। यहाँ पर जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिलेंगी आपको, वो आइंस्टीन की हाइपोथेसिस, जो आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स थे, उनको यूज करके आपको बताना है कि क्या आइंस्टीन का सोचना था, लॉरेंस ने कैसे उसको कन्वर्ट किया इक्वेशन में। वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ऐसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होने वाला है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। वो स्टेप 1-2 मिनट में आएगा आपको। देखिए, पहले फिगर के बारे में समझते हैं। ये आपके पास एक एस फ्रेम है, तो मैं लिख देता हूँ एस क्या है, एस फ्रेम क्या है, रेस्ट है। आपके पास एस फ्रेम, ये रेस्ट है, और दूसरा फ्रेम है एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम क्या है, ये मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम विद वेलोसिटी v, मूविंग फ्रेम with constant velocity v in x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में हमारा जो फ्रेम है s डैश, वो मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बातें क्या हैं, o और o डैश क्या है, o और o डैश आप समझ पा रहे हो, o एंड o डैश, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। यहां मैं लिख रहा हूं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट फॉर फ्रेम S एंड S डैश। 2 फ्रेम आपने लिए, उन दोनों फ्रेम के बारे में आपने पूरा जो कंसीडरेशन था वो आपने बता दिया, फिगर बना दिया। फिगर में पॉइंट P क्या है, पॉइंट P पोजीशन है किसी पार्टिकल की, और उसका जो पोजीशन होगा, जो कैसे आप डिस्क्राइब करते हो एस फ्रेम के लिए, वो x y z, ये तो पोजीशन हो गई, और t टाइम हो जाता है। वैसे ही एस डैश फ्रेम के लिए इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश होगी। तो ये सारी चीजें हैं। बेसिक सा फर्क मैंने बोला था आपको, 1-2 मिनट बाद समझ में आएगा। वो क्या था, गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन में t डैश इक्वल टू t होता था, बट यहाँ पर t डैश इक्वल टू t नहीं होने वाला है, एक बात। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी, जो मेजरमेंट आप लेते थे फ्रेम S का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मेजरमेंट ऑफ फ्रेम S डैश के लिए। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वो इक्वल होता था, ठीक है। मैं लिखता हूँ, देखिए, एज वी नो दैट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन according to Galilean transformation इक्वेशन क्या थी? मैंने कहा था आपको, नहीं आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ थोड़ा सा यूज है, सीख लीजिए। क्या है, x डैश इज इक्वल टू होगा x माइनस वी टी, सिर्फ इतना ही ना। और क्या थी, y डैश इक्वल टू y था, z डैश इक्वल टू z था, एंड t डैश इक्वल टू t था।
ये जो सारी इक्वेशन थी एक्स डैश वाई जेड डैश जेड डैश एंड टी डैश, ये इक्वेशन थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपने लिख दिया सिंपली, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये था। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको ऑब्टेन करनी है, पर कैसे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसी को समझना है आपको। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ऐसा बोल सकते हो, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या लिखना है आपको? लिखना है मेजरमेंट इन एस फ्रेम, द मेजरमेंट in S frame in frame S या in S frame in x direction is directly proportional to the measurement in S dash frame। बस गैलीलियन का सोचना ये था कि जो भी मेजरमेंट होगा एस फ्रेम का वो इक्वल होगा एस डैश फ्रेम में, इतनी बात। लेकिन लॉरेंज का सोचना कुछ और था। इन्होंने सोचना शुरू किया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन पोस्टुलेट्स। क्या था, क्या सोचा इन्होंने, मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में और लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ थोड़ा सा फर्क, जो लैंग्वेज में लिखा है वो अब लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने सोचा एज पर आइंस्टीन पोस्टुलेट्स। तो क्या हुआ, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एक्स डैश ये इक्वल था, इन्होंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजरमेंट इन एस डैश फ्रेम, एक्स डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स डैश इज इक्वल टू आएगा के, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाती है फर्स्ट। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि मुझे लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है, लिखा जा सकता है कैसा, x इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा k, यहाँ पे आ जाएगा x डैश प्लस वी टी डैश। मैंने क्या बोला कि इन्वर्स करते समय अगर इधर x है तो x की जगह पे x डैश की जगह पे x कर दीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, x डैश की जगह पे x लिखिए और जहाँ x है वहाँ x डैश लिखिए, जहाँ t है वहाँ t डैश कर दीजिए। तो x डैश की जगह पे x आ गया, x की जगह पे x डैश आ गया, माइनस की जगह पे प्लस आ गया और t की जगह पे t डैश, तो वी टी डैश। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये दो इक्वेशन आपको नोट करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या होता है फर्स्ट पोस्टुलेट, उसको लिखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे कि क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं x और x डैश की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बेटा, यहां तक कर लिया, मैं इसको ऊपर हटा देता हूं, ये चीज इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। हाँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसकी भी जरूरत नहीं है। अब आप यहां ले सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट postulates, according to first postulate of Einstein,
रिलेटिविटी थ्योरी क्या कहती है? जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है ऑफ आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस सिर्फ छोटी सी बात आपको पहुंचाता है आप तक। क्या कहता है कि ऑल फिजिक्स लॉज are valid and same for all inertial frame of reference। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिर्फ इतनी बात बोली जाती है आइंस्टीन के फर्स्ट पोस्टुलेट में। अगर आपको नहीं याद था अभी तक आइंस्टीन का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है तो आप उसको सिंपली बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, वो भी याद हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? ऑल फिजिकल लॉज। ऐसा भी लिख सकते थे कि क्लासिकल फिजिक्स लॉज या न्यूटोनियन फिजिकल लॉज। यहाँ पर तो आपने सिंपली लिख दिया है ऑल फिजिक्स लॉज आर वैलिड एंड सेम फॉर ऑल। मैं लिख देता हूँ एंड सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपली इतना सा बोलना रहता है। इसका क्या मीनिंग आया? इसका सिर्फ इतना मीनिंग आया कि ये यहाँ से इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 से x डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो। बस इतनी बात है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों लॉज वैलिड होंगे, तो कर दिए, दोनों इक्वेशन को वैलिड करा दीजिए। तो क्या लिखना है मुझे बताना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ x डैश पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। क्या मिलेगा 2 में? देखिए x इज इक्वल टू मिल जाएगा k और यहाँ से कितना है लिखा हुआ x डैश प्लस वी टी डैश। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं आप x अपॉन k इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश। यहाँ लिख दीजिए x डैश की वैल्यू पुट करिए, कितनी है x डैश की वैल्यू, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा kx माइनस के वी टी और प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर वी टी डैश। आपको ये सारा काम इसलिए मैं करवा रहा हूँ जिससे आपको टी डैश निकालना आ जाए, क्योंकि मुझे इक्वेशन में क्या चाहिए, अभी आपको निकालना है x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश। तो t डैश के लिए वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा। अब मैं इसको हटा सकता हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या निकालना है, इसको रोक लीजिए, ये सारे स्टेप इधर जाएंगे तो वी टी डैश रुक गया है, ये स्टेप इधर जाएगा, कितना आ गया जाके, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा के वी टी प्लस में हो गया, के वी टी, ये इधर गया प्लस में आ गया, ये प्लस में ऑलरेडी था और ये कितना है, ये इधर गया माइनस का के एक्स और ये इधर था प्लस में के बाई एक्स बाई के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली मैंने क्या किया, इसको रोक लिया है, ये इधर गया तो प्लस में आ गया, ठीक है, और ये गया इधर तो माइनस में आ गया, ये ऑलरेडी प्लस में था ही। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, इक्वेशन की जरूरत नहीं रही। इक्वेशन जब हटा दी मैंने तो अब देखिए क्या मिलने वाला है, और मैं साइड में लिख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, x डैश इज इक्वल टू है के एक्स माइनस वी टी,
ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू के, यहाँ पर x डैश प्लस वी टी, इक्वेशन नंबर 2। इसकी भी जरूरत नहीं है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। मुझे फाइनली चाहिए क्या, k की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ रख दूँ तो x डैश मिल जाएगा, y डैश z डैश सेम होगा क्योंकि हमारा जो मोशन है वो अलोंग x डायरेक्शन होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। केवल फंसता है हमारे लिए t डैश, बस उसी को कैलकुलेट करना है। सारी चीज़ें हम उसी t डैश को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। अभी क्या आने वाला है, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा यहाँ से। देखिए यहाँ से t डैश की वैल्यू कितनी आ गई, t डैश की वैल्यू आ गई t, v से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया k t, यहाँ से कितना आ जाएगा k x अपॉन v, यहाँ से कितना आया प्लस x अपॉन k v आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ k से। क्यों कर दे रहा हूँ, फ़ायदा क्या है कि यहाँ से के एक्स अपॉन वी कॉमन हो गया। देखिए टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से के टी माइनस यहाँ से के एक्स अपॉन वी कॉमन है, यहाँ बचेगा कितना 1, और माइनस कॉमन कर लोगे बाहर तो अंदर वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ से के स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स अपॉन वी कॉमन हो गया 1 अपॉन के स्क्वायर, इतना आ गया। यहाँ को और छोटा कर सकते हो, देखिए इसको क्या ले सकते हो, टी डैश इक्वल टू, दोनों में के कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से t आएगा माइनस एक्स अपॉन वी, 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर आ गया। तो ये स्टेप हो गया, ये इक्वेशन आपको मिल जाती है थर्ड, ये इक्वेशन मिल जाती है थर्ड। इसको भी मैं साइड में लिख देता हूँ, जरा देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास क्या आ गई, t डैश इक्वल टू मिल जाती है k t माइनस एक्स अपॉन वी, और x अपॉन वी, सॉरी हाँ के कॉमन हो चुका था, x अपॉन वी, और 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, सही से लिख दूँ, ये हो गया के स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड आ गई। तो थर्ड नंबर तक इक्वेशन मैंने ऑब्टेन कर ली। एक मैंने आपको फर्स्ट लॉज आपको अप्लीकेबल करा के दिखा दिया आइंस्टीन का, अब मुझे यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड postulate of Einstein relativity theory। आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी का जो सेकंड postulate है उसको क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो कॉन्स्टेंसी ऑफ, मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपके पास आइंस्टीन का सेकंड postulate है, जिसको क्या बोलते हो, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग सिंपल है, मीनिंग ये है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट in all inertial frame of reference। इसका मतलब यही होता है, जिसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, वैल्यू नहीं लिखी थी, फिगर में वैल्यू नहीं लिखी थी मैंने, क्या होती है जरा देखिए, x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ct होगी, एंड x डैश की वैल्यू क्या होगी, ct डैश होगी। ठीक है, ये वैल्यू कौन कौन सी होंगी, सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ct और यहाँ हो गया ct डैश। तो ये x और x डैश की वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, मुझे रखनी है वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पुट करते हैं वैल्यू कहाँ पर, हम पुट करते जा रहे हैं, देखिए x और x डैश की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। putting value of x and x dash, putting value of x and x dash
देखिए कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड x डैश इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो कर दीजिए पुट। ये है x की वैल्यू और ये है हमारे पास x डैश की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू पुट करो, कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिल गया कितना, सी टी डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, k, और यहाँ क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे x डैश की वैल्यू, और यहाँ पे भी पुट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही पुट करना है, दोनों साइड में वैल्यू पुट करनी है। करिए कि, और यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ मिल गया x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है सी टी, तो सी टी माइनस वी टी, इसको क्या ले सकते थे आप, इसको ले सकते थे k, और यहाँ से t कॉमन हो जाएगा, t, यहाँ से मिलेगा c माइनस वी, इक्वेशन नंबर 4। मैंने यहाँ तक थर्ड तक बना दी है, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और क्या आ गई, एंड सी टी, देखिए इसकी जगह पुट करेंगे सी टी, यहाँ पे आएगा सी टी के, सी टी के लिए इसमें आ जाइए, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश की वैल्यू है सी टी डैश, सी टी डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, सेकेंड इक्वेशन में जब ये डैश हुआ था तो ये भी डैश हो गया था, ये बाय मिस्टेक मुझसे छूट गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से के टी डैश हो गया, अंदर आएगा सी प्लस वी, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब क्या करिए, मुझे के चाहिए, तो कैसे के निकाला जाए, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 and 5 मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, सी स्क्वायर, और यहाँ मिल गया टी डैश, यहाँ से क्या मिल गया, के स्क्वायर, और यहाँ से टी डैश, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, सी प्लस वी, और सी माइनस वी लिख लीजिए, और सी प्लस वी लिख लीजिए। तो देखिए ये स्टेप दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एक तो कैंसिल हो गया, क्या, एक तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया के स्क्वायर, और एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, के स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से आप और आसान कर सकते हो, देखिए यहाँ से नीचे सी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिल जाता है। के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई के स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। अच्छा इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो 1 बाई के स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए ये पूरा का पूरा उठा के इधर कर लीजिए, तो 1 बाई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है। अच्छा यहाँ से हम एक स्टेप और लिख सकते थे ये, कि अगर के निकालना चाहते तो क्या मिल जाता, 1 अपॉन अंडर वुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाता, ये वैल्यू मिल जाती है आपको। तो आपको यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, या इसी से एक स्टेप आगे देखिए ये भी हो सकता है, और एक स्टेप ये भी हो सकता है कि 1 बाई वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो आपके जो काम की वैल्यूज थी, ये काम की है, ये काम की है, ये काम की है और ये काम की है, अब आप आसानी से टी डैश निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, और लास्ट का मैं थोड़ा हटा देता हूँ, देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब मुझे फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किसकी, लॉरेंज की। तो लॉरेंज के लिए काम आसान हो गया, सारा कैलकुलेशन आपने कर लिया है, अब आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनानी है,
इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कैसे बनाओगे बच्चा, तो देखो अब आपको क्या लेना है, हमें तो चाहिए क्या, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स डैश। तो एक्स डैश कैसे निकलेगा, देखिए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर मैं ये वाली वैल्यू साइड में लिख देता हूँ। देखिए पहले मैंने k की वैल्यू क्या निकाल दी है, k स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी है 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक तो ये निकाल दी। फिर जरा देखिए उसी का रूट निकाल दीजिए, तो k की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और साथ में ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया 1 माइनस 1/k स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सारी वैल्यू जो मैंने निकाली है उनको साइड में लिख दिया। अब इधर वाला पोर्शन हटाया जा सकता है, ठीक है, हटा लेता हूँ। इससे क्या होगा कि एक साथ सारी इक्वेशंस आप लिख पाओगे। इक्वेशन नंबर 5 तक आप पहुंच गए हैं। अब आपको मुझे इक्वेशन नंबर 6 पे पहुंचाना है, लेकिन कैसे वो देखिए। चलिए, फॉर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये तो यहां पर ओ था, फॉर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए आप पहले इक्वेशन यूज करोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से आपको निकालना है एक्स डैश, क्योंकि मेरा टारगेट है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश निकालना। तो देखिए एक्स डैश कैसे आएगा, एक्स डैश इक्वल टू, यहां से निकालेंगे एक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी। तो ठीक है, के की वैल्यू पुट कर दीजिए, के की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है, देखिए के की वैल्यू 1 अपॉन में है, तो यहाँ रूट में आएगा तो रूट नीचे लिख दिया जाए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू आपने निकाल दी किसकी, ये वैल्यू आपने निकाल दी एक्स डैश की। तो एक्स डैश की वैल्यू आपने बेटा सिंपली निकाल दिया है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब जरा देखिए होता क्या यहाँ पर है, यहाँ पर जो मोशन हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर लिखना है आपको, एक्चुअली motion is along only x डायरेक्शन। जब मोशन आपका x डायरेक्शन में हो रहा है तो केवल x में चेंज आएगा, y z में तो कोई चेंज आएगा नहीं। दैट इज y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 6 हो गई, ये हो गई 7, ये हो गई 8। अब हमारे पास केवल एक चीज बच रही है जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सपोर्ट करती है, वो क्या है, सिर्फ टी डैश। टी डैश निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लीजिए। देखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, यूजिंग इक्वेशन थर्ड क्या है, टी डैश निकालना है, के है, और यहाँ कितना है, टी माइनस एक्स अपॉन वी 1 माइनस के स्क्वायर। सिर्फ 1 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 1 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करिए, तो टी डैश इक्वल टू के, और के की जगह पे आप क्या ले सकते हो, 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से टी है माइनस एक्स अपॉन वी, और इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की जगह पे ले सकते हो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो क्या ले सकते हो टी डैश की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा टी माइनस एक्स वी बाई सी, एक्स वी बाई सी अपॉन
ये आ जाता है √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ये आपको मिल जाता है टी डैश। चेक कर लेता हूँ दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं। यस बेटा दिख रहा है। तो यहाँ से आपको किसी भी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 9 डाल दीजिए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं समझना है, सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है टी माइनस एक्स अपॉन वी, टी माइनस एक्स अपॉन वी, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बस क्या लिखना है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। मेरा नहीं आया, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे क्या, सी स्क्वायर आएगा, वी से वी कैंसिल हो गया था, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, सिर्फ इतना ही आना है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है बेटा, हाँ इक्वेशन आपकी एकदम करेक्ट आ गई हैं। तो यहाँ तक क्या होगा, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो आप अल्टीमेटली लिखोगे हेंस इक्वेशन 6, 7, 8, 9 shows the Lorentz transformation equation। तो ये थी बेटा आपके पास एक इक्वेशन, ये आई थी, ये आपके काम की है, एक दूसरी ये काम की है, तीसरी ये काम की है, और लास्ट में ये है। तो आपको क्या करना था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश फाइंड आउट करना था। तो मैंने पहले ही बोला था कि गैलीलियन में और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ बेसिक फ़र्क इस बात का है कि गैलीलियन क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि जो भी मेजरमेंट होता है फ्रेम एस में, इट इज़ इक्वल टू द सेम मेजरमेंट इन फ्रेम एस डैश। बट ऐसा सोचना लॉरेंस का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लॉरेंस ने सारी बातें सोची एज पर आइंस्टीन पोस्टुलेट्स। क्योंकि आइंस्टीन ने देखा था कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिले, उन रिजल्ट्स ने उनको कुछ आगे करने के लिए प्रेरित किया। उसी रिजल्ट को कंक्लूड करते हुए लॉरेंस ने इक्वेशंस दी, जिनको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आप सहमत हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।